नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राज यादव। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखना ही बहुत आवश्यक है। मित्रों, आप अपने आप को सुरक्षित रखें और घर पर बैठकर अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनकी तैयारी लगातार करते रहें। और ये तैयारी आपकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सफल होना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस समय में मित्रों हम देख रहे हैं कि वास्तव में परीक्षाएं होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जब तक आप अपने आप को जो है एक शानदार मटेरियल के साथ अपने आप को प्रदर्शित कर सकें, बहुत अच्छा मैटर आपके सामने प्रदर्शित हो पाएगा। हम यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो मित्रों, आप अपने जो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो अपने नोट्स बना लें शानदार, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छा समय मिला है ये, और इस समय में आपके नोट्स बहुत ही बेहतरीन आप नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी रहेंगी, और आप हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उनके क्रमबद्ध रूप से लगातार एक कंटिन्यू अध्ययन हम यहाँ पे करवाएंगे। जैसे मैं राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था आपको कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक लगातार अध्ययन करवा रहा हूँ यहाँ पर। मित्रों, हम पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान का नामकरण हम शुरू कर चुके थे, उस राजस्थान के नामकरण के अंतर्गत देखिए हम भूगोल के अंतर्गत शुरू कर चुके थे राजस्थान का नामकरण। और राजस्थान का जो नामकरण है इसमें मित्रों हमने जो पढ़ लिया था पिछली क्लास में, अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास को जरूर देख लें। हम यहाँ पे शुरू कर चुके थे। देखिए, सबसे पहले शुरू में हमने बात की थी मरुकांतर हमारे राजस्थान के लिए शब्द दिया गया था एक, और मरुकांतर शब्द भूभाग के लिए प्रयुक्त हुआ था। और मित्रों, इसका उल्लेख अगर हम बात करते हैं तो उल्लेख मिलता है रामायण में, और रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। चलिए मित्रों, इसके आगे हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में पहला लिखित जो शब्द मिला था वो राजस्थानीय द्वितीय मिला था। पहला लिखित शब्द राजस्थानीय द्वितीय विक्रम संवत 682 जो है बसंतगढ़ सिरोही। कहां पर मित्रों? बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख, एक माता का मंदिर था, सीमल माता या खीमल माता, और इस सीमल माता या खीमल माता के मंदिर से प्राप्त जो शिलालेख था उस शिलालेख के अनुसार हमारे राजस्थान का नाम जो लिखित रूप में पहला रखा गया था राजस्थानीय द्वितीय, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजाओं के निवास स्थान के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया गया था। मित्रों, और आगे हम बात करें तो एक शब्द आया था राजस्थान, एक शब्द आता है राजस्थान जो भूभाग के लिए सर्वप्रथम कर्नल टोड ने दिया था, और उसका उल्लेख मिलता है कर्नल टोड की पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। लेकिन मित्रों, मैं जो राजस्थान शब्द की बात कर रहा हूं ये राजस्थान जिसका प्रयोग हुआ था राजाओं के निवास स्थान के लिए, और जिसका उल्लेख मिलता है राजरूपक ग्रंथ और मूणोत नैनसिरी ख्यात। ये दो ग्रंथ हैं। राजरूपक ग्रंथ के रचयिता हैं वीरभान, और मूणोत नैनसी जो ग्रंथ है इसके रचयिता है मूणोत नैनसी। और मित्रों, मूणोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी थी। तो ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों पूछा जा चुका है कि राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है या किसने कहा था। तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, और किसको कहा जाता है? जो है मूणोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। मित्रों, इसके आगे हम बात कर रहे थे तो हमारे राजस्थान के लिए आते हैं राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। मित्रों, इससे पहले एक शब्द आता है राजपुताना, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में पूछा जाता है। राजपुताना शब्द कब दिया गया? तो 1800 ईस्वी में। किसने दिया था? तो मित्रों, जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेज अधिकारी था, आयरलैंड का निवासी था, और उसने हमारे राजस्थान का नाम क्या दिया था? राजपुताना। मित्रों, हम बात करना चाहें तो भूभाग के लिए शब्द प्रयोग हुआ था ये राजपुताना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों राजपुताना। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था, आयरलैंड के निवासी थे और अंग्रेज अधिकारी हमारे यहाँ पर आए थे। चलिए हम बात करते हैं, ये जो जॉर्ज थॉमस थे शेखावाटी क्षेत्र में सबसे पहले आए थे, और माना जाता है कि बीकानेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मित्रों, इसके आगे और हम बात करें तो ये जो राजपुताना शब्द है जॉर्ज थॉमस ने लिखित रूप में नहीं दिया था, सिर्फ मौखिक रूप में दिया था। अगर हम राजपुताना शब्द की बात करें लिखित रूप में तो इन्हें का जॉर्ज थॉमस का ही एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन,
और इन्होंने विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था। और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अपने दोस्त के नाम पर ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख मिल पाता है। मित्रों, हमारे राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा था तो 8 जनवरी 1947 को जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई थी मित्रों, स्थापना कर दी गई थी। और फिर उस राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम बदल कर 1956 में राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया था, जो वर्तमान में संचालित है। इसके आगे हम बात कर रहे थे नामकरण के संदर्भ में मित्रों, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीनों शब्द 1829 में दिए गए थे। और किसके द्वारा दिए गए थे? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि राजस्थान शब्द भूभाग के लिए सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम भूभाग के लिए राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और कब दिया था? 1829 में। इनकी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक थी, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। मित्रों, हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, 3 शब्द दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो मित्रों, राजस्थान शब्द सबसे पहले इन्होंने प्रयोग में लिया था। चलिए हम बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की। ये इंग्लैंड के निवासी थे और जैसे ही हमारे यहाँ पर सहायक संधियां शुरू हुई थी 1817-18 में मित्रों, जब यहाँ पर आए थे ये राजस्थान में, और इनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया था। और मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट बनाने के बाद में ये सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे, ऐसा माना जाता है। उल्लेख हम देखते हैं। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए, यहाँ पर इन्होंने अपना एक गुरु बनाया था। और गुरु किसको बनाया था? जैन यति ज्ञानचंद को बनाया था। पिछले ही रीट लेवल एसएस में पूछा गया था ये प्रश्न कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तकें किसको सुपुर्द की थी? तो अपने जो गुरु थे जैन यति ज्ञानचंद, इनको ये पुस्तकें सुपुर्द की थी। चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने गुरु बना लिया जैन यति ज्ञानचंद को। फिर इन्होंने जैसे ही राजपूत राजाओं के साथ में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, तो राजपूत राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने राजस्थान के इतिहास को खोजना प्रारंभ किया था। 2 प्रसिद्धियां इनके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2 प्रसिद्धियों के संदर्भ में सबसे पहली कर्नल जेम्स टोड की जो प्रसिद्धि है दोस्तों, नंबर 1 होगी घोड़े वाले बाबा, इनको कहा जाता है। हमारे राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। मित्रों, जैसे ही कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास को खोजना प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है कि घोड़े पर बैठ के इन्होंने इतिहास को खोजा था, हमारे राजस्थान का भ्रमण किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरी प्रसिद्धि की हम बात करें, हमारे राजस्थान के इतिहास को खोजकर इन्होंने जो है इतिहास के 2 पुस्तकों के रूप में लिखा था, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ मित्रों, दूसरी प्रसिद्धि राजस्थान के इतिहास के पिता कौन? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। हम अगर बात करना चाहें मित्रों, तो ये जैसे ही राजस्थान के इतिहास को खोज रहे थे तो राजपूत राजाओं के साथ रह रहे थे। जैसे मान लीजिए आपको किसी दोस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उस दोस्त के पास रह के ही प्राप्त कर सकते हो आप, ठीक है। इसी प्रकार से राजपूत राजाओं के साथ मिलजुल गए थे ये, तो अंग्रेज सरकार को जो है इसका शक होने लगा था कि ये कर्नल जेम्स टोड जो हैं ये अंग्रेज राजाओं के साथ मिलजुल गए हैं, और ये शक अंग्रेजों को होने लगा। इसका पता चल गया कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जो जेम्स टोड थे मित्रों, इन्होंने 1822 में पॉलिटिकल एजेंट के पद से इस्तीफा देकर वापस कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। हम यहां पर पिछली क्लास में यहां तक पढ़ चुके थे। आज हम मित्रों इनकी 2 पुस्तकों के बारे में बात करते हैं कि इनको राजस्थान के इतिहास का पिता जो कहा गया है, और राजस्थान का इतिहास का पिता कहा जाने के कारण इनकी 2 पुस्तकें जो लिखी गई थी, उन 2 पुस्तकों के संदर्भ में हम मित्रों बात कर रहे हैं। तो चलिए जुड़ जाइए आप मेरे साथ, और देखना हम चाहेंगे कर्नल जेम्स टोड की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और कर्नल जेम्स टोड जो मित्रों हैं, मैंने कहा था आपको कर्नल जेम्स टोड के नाम पर हमारे राजस्थान में एक शहर बसाया गया है, और उस शहर का नाम है टोडगढ़। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार, टोडगढ़ शहर किसके नाम पर बसाया गया है? तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर बसाया हुआ शहर है, जो कि अजमेर का टूटा हुआ भाग है। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें हैं इसकी?
इनकी दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें इन्होंने राजस्थान के इतिहास की लिखी हैं। दोनों पुस्तकों की मित्रों हम यहां पर बात करना चाहेंगे। नंबर 1 अगर हम मित्रों बात करें पहली पुस्तक तो दी एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। मित्रों पहली जो इनकी पुस्तक थी दी एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का मित्रों दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम अगर मित्रों हम बात करते हैं तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पहली पुस्तक इनकी ये थी। मित्रों हम बात करना चाहें तो इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट भाग का जो प्रकाशन हुआ मित्रों 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ मित्रों? फर्स्ट भाग का प्रकाशन हो चुका था 1829 में। हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट भाग के प्रकाशन में क्या क्या उल्लेख मिलते हैं। तो मित्रों देखिए हम देखना चाहेंगे, प्रयास करेंगे हम क्या क्या उल्लेख मिले हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। हम बात करें मित्रों पहले भाग में उल्लेख मिलता है एक तो राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति। क्या मिलती है मित्रों? जो राजपूत राजा हैं, राजपूत राजा, इनकी मिलती है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति मित्रों इनकी भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य यह होगा कि उस समय हमारे राजस्थान में राजपूत राजा कहां कहां पर बसे हुए थे। देखना चाहेंगे हम, ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या रहोम्बस आकृति का जो राजस्थान है मित्रों, इस राजस्थान में हम देखना चाहें राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति कि कहां कहां पर ये बसे हुए थे। तो देखिए मित्रों ये क्षेत्र आता है एक, और इसको कहा जाता है मारवाड़। क्या कहेंगे मित्रों? मारवाड़। ये क्षेत्र आता है मित्रों राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, और इसको मित्रों कहा जाता है मेवाड़। क्या कहेंगे मित्रों? मेवाड़। यहां पर मित्रों आता है आमेर। क्या आएगा मित्रों? आमेर। यहां पर मित्रों आता है अजमेर। क्या आएगा मित्रों? अजमेर। यहां पर मित्रों आता है जालोर। क्या आएगा? जालोर। और मित्रों यहां पर रणथंभौर। और ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है ये आता है हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा आता है मित्रों? हाड़ौती क्षेत्र। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति। इस प्रकार से ये हमारे राजस्थान में बसे हुए थे, ये भौगोलिक स्थिति हो जाती है। नंबर 2 अगर हम इसके उल्लेख की बात करें मित्रों तो दूसरा इसका उल्लेख मिलता है इनकी वंशावली, कि ये जो राजा थे इन राजाओं की भौगोलिक स्थिति जो इस प्रकार से थी, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, जालोर, अजमेर, यहाँ पर जो ये शासन कर रहे थे भौगोलिक स्थिति थी। और इन शासन करने वाले भौगोलिक स्थिति के राजाओं की कौन कौन से वंश के राजा यहाँ पर शासन करते थे। हम बात करना चाहें कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से वंश के राजा शासन करते थे तो क्या आ जाएगी इनकी वंशावली। देखिए मित्रों मारवाड़ है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। बीएसटीसी की प्री एग्जाम में प्री जो एग्जाम होता है उसमें लगातार 3 वर्ष तक यहाँ से वंश पूछे गए थे मित्रों कि मारवाड़ वंश में कौन सा शासन, कौन से वंश का शासन होता था, मेवाड़ वंश में कौन से वंश का शासन होता था, और आमेर में कौन से वंश का शासन होता था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश शासन करता था। हम बात करें अजमेर में तो यहाँ पर चौहान वंश शासन करता था। कौन सा वंश था मित्रों? चौहान। आमेर की हम बात करें तो मित्रों कछुआ वंश। कौन सा था? कछुआ वंश शासन कर रहा था। हम बात करें मेवाड़ में तो गुहिल। कौन सा था मित्रों? गुहिल वंश था जो शासन करता था। बाद में जाकर इसकी एक शाखा सिसोदिया और बन गई थी। और हम बात करें मित्रों यहाँ पर जालोर में तो चौहानों की शाखा थी सोनगरा चौहान। कौन सी थी मित्रों? सोनगरा चौहान। जालोर में यहाँ का प्रमुख शासक होता था जो कान्हड़ देव। बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी, पढ़ना है आप। चलिए हम बात करते हैं रणथंभौर। यहाँ पर भी चौहानों का शासन होता था। और हाड़ौती क्षेत्र को जाना जाने लगा, हाड़ा चौहानों का यहाँ पर शासन होता था, इसलिए इसको क्या कहना जाने लगा? हाड़ौती क्षेत्र, जो हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। इस प्रकार से मित्रों इनकी क्या मिलती थी? वंशावली। देखिए हम फिर से बात करते हैं। फर्स्ट भाग इसका पुस्तक का 1829 में प्रकाशित हुआ है। इसमें राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति, वंशावली। और मित्रों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं
कि हमारे राजस्थान के जो नाम दिए गए थे, कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिए थे, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इन शब्दों का उल्लेख भी मित्रों किस में मिलता है? 1829 में फर्स्ट भाग में मिलता है। तो राजस्थान के जो नाम है वो नाम भी जो कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे उनका उल्लेख भी मित्रों इसी पार्ट में मिलता है 1829 में जो हुआ था। मित्रों हम यहाँ पर चले मित्रों हम बात करते हैं इसी पुस्तक का दूसरा भाग जो है सेकंड भाग, और सेकंड भाग जो इसका प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1832 में। कब हुआ मित्रों? 1832 में। सेकंड भाग के अंतर्गत अगर हम मित्रों बात करना चाहें तो सेकंड भाग में क्या उल्लेख मिलता है इसके अंतर बात करें तो देखिए सेकंड भाग में जो उल्लेख मिलेगा मित्रों, हमारे राजस्थान के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें थी, हमारे राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें थी ट्रिपल जे बी, ये जो 4 रियासतें थी प्लस हाड़ौती राज्य, कौन सा राज्य? हाड़ौती राज्य, इनका जो उल्लेख मिलता है मित्रों ये फर्स्ट पुस्तक के सेकंड भाग में उल्लेख मिल पाता है। ट्रिपल जे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन चारों रियासतों को सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें प्लस हाड़ौती राज्य, इनका उल्लेख मिलता है। तो इनकी पहले पुस्तक का दूसरा भाग 1832 में प्रकाशन हुआ था, इसमें मिल पाता है। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं इनकी दूसरी जो पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या नाम था मित्रों? पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा या इसी का दूसरा नाम है मित्रों दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का क्या था मित्रों? दूसरा नाम है दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1839 में। कब हुआ मित्रों? इनकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन 1839 में हुआ है। हम बात करना चाहेंगे कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो गई थी और इसके बाद में इनकी दूसरी पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन 1839 में हुआ था। मित्रों हमें इस पुस्तक में बात करें कि इस पुस्तक में क्या उल्लेख मिल पाता है, चलिए हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करें आदिवासियों की जीवन शैली। आदिवासियों की जो जीवन शैली है, जीवन शैली, तो मित्रों आदिवासियों की जीवन शैली का इसमें उल्लेख मिलता है कि आदिवासी लोग क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, किस प्रकार से ये लोग रहते थे, कहाँ कहाँ पर रहते थे, ये सभी जीवन शैली का यहाँ पर प्रभाव देख इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर मंदिर और मस्जिद आदि का जो है उल्लेख मिल पाता है। मंदिर, मस्जिद और आदि का इसमें उल्लेख मिल पाता है और इसका 1839 में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। चलिए मित्रों हम बात करते हैं वापस कर्नल जेम्स टोड की। हम बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकें कितनी थी? 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। सबसे पहले नंबर 1 पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम था मित्रों दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए मित्रों हम बात करना चाहें इस पुस्तक का पहला भाग प्रकाशन हुआ था 1829 में और इसमें क्या क्या उल्लेख मिलते हैं? राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति कि कहाँ कहाँ पर ये बसे हुए हैं। हमने देखा था अभी कि इनकी भौगोलिक स्थिति मारवाड़, मेवाड़, आमेर और जो है अजमेर आदि में क्या कौन कौन से वंश के राजा थे, तो इनकी वंशावली का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान के जो नाम दिए गए थे राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इनका भी उल्लेख फर्स्ट भाग में मिल पाता है। इस पहली पुस्तक का जो दूसरा भाग है मित्रों 1832 में प्रकाशित हुआ था और इसमें उल्लेख मिलता है राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें ट्रिपल जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर प्लस हाड़ौती राज्य के इतिहास का यहाँ पर उल्लेख मिल पाता है। चलिए मित्रों इनकी दूसरी पुस्तक जो है पश्चिमी भारत की यात्रा और इसका दूसरा नाम हम कहेंगे दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और इसमें अगर प्रकाशन हुआ है इसका 1839 में हुआ है और इसमें उल्लेख मिलेगा
तो मित्रों क्या उल्लेख मिल पाता है? आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये लोग रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, और मंदिरों और मस्जिदों के बारे में इसमें उल्लेख मिल पाता है। और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हो गई थी मित्रों? इनकी पुस्तक के दूसरी पुस्तक के प्रकाशन से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी और 1835 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। मित्रों कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की दोनों पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया था? तो दोनों पुस्तकों का जो प्रकाशन किया था, प्रकाशन किया किसने है मित्रों? विलियम क्रूक ने। किसने किया है? विलियम क्रूक। इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की जो है, इनका प्रकाशन किसने किया है? विलियम क्रूक ने इनका प्रकाशन किया है। चलिए मित्रों, और हम नामकरण के बारे में अगर बात करना चाहें तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में हम बात करें मित्रों, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया? हम मित्रों राजस्थान के नामकरण की ही बात कर रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया था? चलिए मित्रों मेरे साथ आप जुड़ गए हैं। एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं एकीकरण की प्रक्रिया। हम बात करना चाहें एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को हमारे यहाँ पर हो चुकी थी राजस्थान में। हम बात प्रश्न यहाँ पर नामकरण के संदर्भ में ये पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान में नाम एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले या सर्वप्रथम कब दिया गया था? तो मित्रों हम बात करना चाहें कि एकीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें सर्वप्रथम जो राजस्थान नाम दिया गया, राजस्थान जो नाम दिया गया था वो मित्रों द्वितीय चरण में दिया गया था। किस चरण में दिया गया? द्वितीय चरण। और मित्रों द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अगर सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया में नाम दिया गया है राजस्थान, तो कब दिया गया? द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को नाम दिया गया था। यहाँ पर मित्रों 9 रियासतों को मिलाकर हमारे राजस्थान को पूर्व राजस्थान कहा गया था और सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द हमारे सामने आया है। चलिए मित्रों इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम बात करना चाहें तो चतुर्थ चरण, कौन सा चरण होगा? चतुर्थ जो चरण है एकीकरण का, हम यहाँ पर एकीकरण नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों, सिर्फ राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में मैं एकीकरण के चरणों की बात कर रहा हूँ। चतुर्थ जो चरण है मित्रों 30 मार्च 1949 कब हुआ है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हुआ है। और मित्रों चौथे चरण में हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे राजस्थान की सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाली रियासतें हैं प्लस लावा ठिकाना, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर प्लस लावा ठिकाना, इनको राजस्थान के चौथे चरण में मिलाया गया था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासतों को। और तब जाकर इन चारों रियासतों को मिलाए जाने के कारण 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो एकीकरण का कार्य है वो लगभग क्या हो चुका था? पूर्ण हो चुका था। लगभग पूर्ण हो चुका था। क्या हो चुका था मित्रों? लगभग पूर्ण हो चुका था एकीकरण का कार्य। कब? 30 मार्च 1949। क्यों हो चुका था? देखिए आप थोड़ा सा देखना चाहें हम, पहले चरण में 4 रियासतें मिली हैं ABCD, दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली हैं, तीसरे चरण में 1 रियासत मिली है और चौथे चरण में 4 रियासत मिली हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, 9 और 4 13, 14 और 4 18, यानी 18 रियासतें मिल चुकी हैं चतुर्थ चरण तक। और कुल रियासतें कितनी थी? 19। एकमात्र सिरोही रियासत रही थी। तो लगभग कार्य पूर्ण हो चुका था एकीकरण का। 18 रियासत जब मिल चुकी हैं तो ये महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण हमारे राजस्थान के जो स्थापना दिवस मनाया गया था 30 मार्च 1919, राजस्थान का गठन माना गया, राजस्थान का गठन की तिथि माना गया। मित्रों 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन की तिथि माना गया था। लगभग कार्य पूर्ण हो चुका था एकीकरण का, इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन की तिथि माना गया। 30 मार्च 1949 को। मित्रों एक प्रश्न आप हमेशा याद रखें, राजस्थान का स्थापना दिवस अगर मित्रों आपके सामने आएगा तो 30 मार्च होगा। क्या होगा? 30 मार्च। लेकिन अगर आता है राजस्थान का वर्तमान राजस्थान कब बना या राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो मित्रों क्या आएगा? 1 नवंबर। क्या आएगा? 1 नवंबर। वर्तमान राजस्थान या राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
30 मार्च को, या राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? ये जो 30 मार्च 1949 को लगभग एकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था और राजस्थान के गठन की तिथि मान लिया गया था इसको, इसीलिए मित्रों 30 मार्च को प्रतिवर्ष, 30 मार्च को प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखें, राजस्थान दिवस 30 मार्च क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के चौथे एकीकरण में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें मिलाई गई थी, ट्रिपल जे बी, और इनके मिलने के कारण एकीकरण का कार्य लगभग क्या हो चुका था? पूर्ण हो चुका था। इसलिए 30 मार्च जो है प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए मित्रों, हम बात करना चाहें, सर्वप्रथम एकीकरण की प्रक्रिया में नाम दिया गया द्वितीय चरण में, और क्या नाम दिया गया था? पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को हुआ है, और राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासतें जो थी इनको मिलाया गया था, और तब जाकर लगभग क्या हो चुका था? कार्य पूर्ण हो चुका था, और कार्य पूर्ण होने के कारण राजस्थान के गठन की तिथि इसको माना गया, और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है मित्रों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान जो अस्तित्व में आया था 1 नवंबर, या राजस्थान वर्तमान बना था तो कब बना है? 1 नवंबर को बन पाया है। चलिए, और हम बात करें एकीकरण के प्रक्रिया में, तो हम बात करते हैं छठा चरण। कौन सा चरण? छठा चरण। हम यहाँ पर एकीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नामकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं एकीकरण की प्रक्रिया की। छठा चरण जो है मित्रों 26 जनवरी 1950, कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे भारत के लिए। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था मित्रों? संविधान लागू हुआ है। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द नाम कब दिया गया? यानी हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा, क्या कह सकते हैं हम? कि भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द को मान्यता दी गई। तो कब दी गई मित्रों? 26 जनवरी 1950। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता कब दी गई थी? 26 जनवरी 1950। चलिए मित्रों, हम बात करना चाहेंगे 7वां जो चरण है, और 7वां चरण अंतिम चरण जो है हमारे राजस्थान के एकीकरण का, और 7वां चरण क्या है मित्रों? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण हुआ है मित्रों। हम यहाँ पर नामकरण के संदर्भ में मित्रों बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले नंबर 1 में यहाँ पर बात करूंगा। पहली बात, राजस्थान अस्तित्व में आया। राजस्थान अपने अस्तित्व में आया। राजस्थान अपने अस्तित्व में आया। तो मित्रों अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956। या फिर वर्तमान राजस्थान बना, यूं भी कह सकते हैं, वर्तमान राजस्थान बना। पिछले ही रीट लेवल 2 एसएस में ये पूछा गया था, राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया है, और बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, वर्तमान राजस्थान कब बना, राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया? तो 1 नवंबर। क्या आएगा? 1 नवंबर 1956 या 1 नवंबर। ठीक है। चलिए मित्रों, जो हम बात करते हैं इसके बाद में नंबर 2, दूसरे नंबर की हम मित्रों बात करना चाहें, तो इस दिन राजस्थान का 26वां जिला, कौन सा जिला? राजस्थान का जो 26वां जिला है ये किसको बना दिया गया था? अजमेर को बना दिया गया था। राजस्थान का 26वां जिला इसी दिन किसको बनाया गया? अजमेर को बनाया गया था। मित्रों, हम बात करना चाहें नंबर 3, तीसरे नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राज प्रमुख का पद होता था, किसका? राज प्रमुख का जो पद होता था, इसको तो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर नए पद का सृजन कर दिया गया। और नए पद का सृजन किसका किया गया था? राज्यपाल। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन चुका है आपके सामने कि राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का नया पद जो सृजन किया गया था, ये कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 अंतिम चरण में। और जो है राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बनाया गया था, और राज्यपाल की शर्तें कि उसी राज्य का जो है निवासी नहीं होना चाहिए। तो गुरुमुख निहाल सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। इनको पहला राज्यपाल हमारे राजस्थान का बनाया
गया था। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं नंबर 4। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बन गया है। नंबर 4, हम यहाँ पर बात करना चाहें कि राज्यों की जो श्रेणियां हुआ करती थी मित्रों, ABC श्रेणियां, राज्यों की A, B व C जो श्रेणियां हुआ करती थी, इन श्रेणियों को भी जो समाप्त किया गया था मित्रों 1956 में ही राज्यों की ABC श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यों की जो ABC श्रेणियां बांटी गई थी, ये क्या ABC श्रेणियां थी, इनकी मैं बात करना चाहूं तो मित्रों A श्रेणी जो राज्य हुआ करते थे, यानी A श्रेणी राज्य पर गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। किसका अधिकार होता था? मुख्य रूप से गवर्नर जनरल, यानी वे राज्य जिन पर गवर्नर जनरल का अधिकार था वो किस श्रेणी में आते थे? A श्रेणी में। जैसे सतारा है, चेन्नई है, मद्रास है, झांसी है, ये सारे राज्य A श्रेणी में आते थे। हम बात करें मित्रों B श्रेणी, B श्रेणी राज्य वे होते थे जिन पर अधिकार होता था राज प्रमुख का। किसका अधिकार होता था? राजप्रमुख। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं हमारे राजस्थान को, B श्रेणी का राज्य हमारा राजस्थान था, यहाँ पर राज प्रमुख का पद हुआ करता था। और मित्रों C श्रेणी के राज्यों की हम बात करें तो C श्रेणी में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल जहाँ पर अधिकारी होता था, उसको C श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता था। हमारे राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा जो था वो किस में आता था मित्रों? C श्रेणी में आता था। वहां पर एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर से आप देखना चाहेंगे एक बार मेरे साथ, राजस्थान प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया है? तो मित्रों कब दिया गया था? जो सबसे पहला 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान जो दिया गया था, तब पहली बार राजस्थान शब्द दिया गया। इसके बाद में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतों को मिलाया गया था। तब जाकर हमारे राजस्थान का कार्य लगभग एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों इसके बाद में छठा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान यानी कानून जो जिसके आधार पर हमारे राज्य की सरकार चल पाती है, भारत की सरकार चल पाती है, संविधान लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। और इसके संदर्भ में अगर नामकरण में प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान शब्द को भारत सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द की मान्यता कब दी गई थी? तो मित्रों 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसके बाद में अंतिम जो चरण है हमारा 7वां चरण, 1 नवंबर 1956 को। पहली बात यहाँ पर हम बात करेंगे तो मित्रों क्या आएगी? पहली बात, राजस्थान अपने अस्तित्व में आया या वर्तमान राजस्थान बना है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इसी दिन की मित्रों, तो राजस्थान का 26वां जिला किसे बना दिया गया था? अजमेर को बना दिया गया था। प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया जाए कि राजस्थान के एकीकरण की समाप्ति तक राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो मित्रों कितनी आएगी? 26, या पहले 25 थे और 26वां अंतिम चरण में बना दिया गया था अजमेर को। इसके बाद में तीसरी बात अगर हम इसकी बात करें तो राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और यहाँ पर राज्यपाल के नए पद का सृजन कर दिया गया था। और मित्रों चौथी बात जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर है कि राज्यों की जो ABC श्रेणियां हुआ करती थी, इनको समाप्त कब किया गया? तो 1956 में ही किया गया था। ये श्रेणियां मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से श्रेणियां हुई हैं। ये हमारा राजस्थान का नामकरण हुआ है। आप इस क्लास को देखें और पिछली क्लास को जरूर देख लें, ताकि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। आगे की क्लास के लिए हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है राजस्थान का परिचय, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो राजस्थान का परिचय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप जानने की कोशिश करेंगे, जब उसका परिचय ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ से उस व्यक्ति के संदर्भ में हम कैसे जान सकेंगे। तो अब राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में बात करना चाहेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आएगा राजस्थान का परिचय। बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सरतः परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि पिछले से पिछले सेकंड ग्रेड की परीक्षा की मैं बात करूं मित्रों, तो यहाँ से राजस्थान के परिचय से 6 क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। बहुत ही मायना रखता है राजस्थान का परिचय, तो आप देखना ना भूलें राजस्थान का परिचय अगली क्लास। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।